Hello students, this is lecture number 2 on the topic elasticity of demand. In first topic, we have understood the degrees. There are 5 degrees, as I already explained you, that there are 5 degrees related with elasticity of demand, which I have already told you. Today we will go for the final diagram related with elasticity. Means suppose coming on to the first degree of elasticity, that is infinite. So if it is parallel to which axis? If it is parallel to x axis, तो आपका जो डिग्री रहेगा वो रहेगा इनफाइनाइट. नेक्स्ट, इफ इट इज पैरेलल नहीं होते हुए अब थोड़ा आ गया फ्लैटर कर्व, means going below, then it will be more than 1. Then it is a linear curve, or I can say a rectangular hyperbola, which will be equal to 1. Then coming to steeper curve, it is less than 1, and at final stage that is equals to 0, which is parallel to y-axis. तो यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पे खत्म करें. अगर आपको और अच्छे से रिमेम्बर करना है तो बेटा इसे अपन मिनट हैंड ऑफ किसका मान लें? क्लॉक का मिनट हैंड यहाँ से 3 बजे से लेके 6 बजे पे आ रहा है बात समझ में? सो क्लॉक मिनट हैंड इज कमिंग फ्रॉम 3 to 6. So this is the way we can understand the degrees of elasticity. Parallel to this x axis तो infinite, फिर उससे कम more than 1, फिर आ जाएगा equal to 1, फिर आ जाएगा less than 1, and at last it will be equal to 0. ओके, तो ये हो गया डिमांड कर्व का. नेक्स्ट, मूविंग इज दी समरी. नाउ हियर आई हैव गिवन अ चैप्टर समरी. इसमें चैप्टर समरी में क्या बोला है बेटा? फर्स्ट इज दैट अगर वो मोर देन 1 है तो अभी क्या बोला? फ्लैटर कर्व. अगर इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर डिमांड कर्व. फिर अगर ये लेस देन 1 है तो ये कितना बनेगा? स्टीपर कर्व. फिर अगर परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिर उसके बाद परफेक्टली इनइलास्टिक है तो क्या हो जाएगा आपका? अगर इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इज 0, so it will be parallel to y axis. Is this clear? Yes sir. Yes, sir. Now moving on to the next topic beta. Factors affecting the price elasticity. These are the factors which are affecting the price elasticity. और इसका short form आपके पास अभी नहीं है, आप ऐसे रख दो HNPAINT. या फिर अगर याद करना हो तो इसको अपन याद कर सकते हैं HN pain. Okay. First is habit. Let us see one by slide, one by one. तो जो आपके समझ में है, फर्स्ट इज हैबिट. अ कमोडिटी इफ इट फॉर्म्स अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मेरे को उस चीज की हैबिट हो जाए तो उसकी डिमांड क्या मैं कम करूंगा क्या? नहीं. नो सर. की डिमांड क्या मेरी कम होगी क्या? कभी कम नहीं होगी. उसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, so उसकी क्या बोल रहे हैं? दैट विल हैव अ इनइलास्टिक डिमांड. इट इज कंज्यूम कैजुअली, द डिमांड्स टेंड टू बी इलास्टिक. सी, a commodity if it forms a essential part, अगर वो मेरा essential part है तो उसकी डिमांड होगी inelastic. जैसे सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ मेडिसिन्स. मेडिसिन की डिमांड अगर एक पेशेंट से पूछी जाए तो उसके लिए क्या होगी? inelastic, बिकॉज उसे खाना ही खाना है. टेक द एग्जांपल ऑफ अ बीपी पेशेंट, उसको हर रोज एक बीपी की गोली लेनी है तो उसकी डिमांड उस चीज के लिए कम हो ही नहीं सकती. लेकिन अगर वो कुछ चीज कंज्यूम कैजुअली करता है, जैसे particularly he is not consuming that particular things, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है एग्जाम्पल, चेन स्मोकर डिमांड फॉर सिगरेट विल बी इनइलास्टिक बिकॉज दैट स्मोकर इज हैबिचुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिगरेट प्रोडक्ट. तो वो अगर हैबिचुअल है तो सिंपल, अगर आपको बाइफरकेट करना है कि अगर हमको किसी चीज की हैबिट है, वी आर कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग दैट, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक. और अगर उस चीज की हैबिट नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक. क्लियर हो गया? Yes sir. ठीक है, अगर आपको हैबिट है तो इनइलास्टिक, अगर नहीं हैबिट है तो इलास्टिक.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज नेचर। जैसे अगर गुड्स नेसेसिटी के हैं, जैसे लाइक सॉल्ट, राइस एक्सेट्रा विच हैव नो सब्स्टिट्यूट, तो उनकी डिमांड क्या होगी? लेस इलास्टिक, या फिर उसको बोला जाता है इनइलास्टिक। क्योंकि अगेन भले चाहे प्राइस कोई सा भी हो, मुझे ये चीज कंज्यूम करनी है, मैं उसके कंजम्पशन को क्या कर सकता हूँ? पोस्टपोन नहीं कर सकता। जैसे आज अगर टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट एंड राइस, सबके घर में व्हीट एंड राइस तो चाहिए ही चाहिए ना, खाओगे क्या फिर? सो अगर ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड विच आर दी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और हमको परचेज ही करने पड़ेंगे, व्हाई? बिकॉज दे आर नेसेसिटी फॉर द लाइफ। सो इनकी डिमांड क्या होती बेटा? इनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक। जैसे एग्जांपल सॉल्ट। लेकिन अगर लग्जरी गुड्स की बात करें, जो लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक। उसकी इनइलास्टिक नहीं है, क्योंकि उसके कंजम्पशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब लग्जरी प्रोडक्ट्स में एग्जांपल देखते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स कैन बी सपोज रेफ्रिजरेटर, कार, दीज हैव इलास्टिक डिमांड, कि इनके बिना भी हम रह सकते हैं। तो ये लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होती है बेटा? लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है मोर इलास्टिक। क्लियर? यस अब एक सर। एग्जांपल को समझो। अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है, एक पर्सन आज अगर हॉस्टल में रहेगा, तो भले वो रेफ्रिजरेटर डिमांड नहीं करे, भले वो कार डिमांड नहीं करे, लेकिन वो फूड तो डिमांड करेगा ही करेगा ना। आर यू गेटिंग? यस So सर। this यस is what the nature of commodity। अगर नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है? नेसेसिटी है, तो उसे कंज्यूम करना ही है, तो उसकी क्या होगी? डिमांड इनइलास्टिक। लेकिन नेसेसिटी पर नहीं है, सर, उसके बिना भी इंसान जी सकता है। हाँ बेटा। पर फूड भी तो अलग अलग ब्रांड्स के हो सकते हैं। हाँ, ब्रांड्स के हो सकते हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट मेन फूड है उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। आप मान के चलो कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइस, अब राइस में भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी होगी, दावत, बासमती, और उसके नीचे हाँ भी बहुत सारे आएंगे। पर हमको तो जो हाँ एक्चुअल कंजम्पशन के लिए चाहिए वो तो चाहिए ही रहेगा ना। भले चाहे दावत लेकर आओ, अगर आपकी इतनी इनकम है, भले चाहे आप नीचे लेकर, पर आपके लिए वो कंजम्पशन तो चाहिए ना, बिकॉज दैट इज नीडेड फॉर सर्वाइवल। तो अगर मैं ब्रांड भी बदल दूं, अगर सपोज मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ, तो वो तो तब भी नेचर ऑफ आप कमोडिटी चीज नहीं की होगा। देख, उसमें दावत लग्जीरियस हो गया, तो मैं लग्जीरियस को छोड़ हाँ के कुछ तो लेकर आऊंगा ना जो बेसिक होगा। हाँ। तो मैं अच्छा। लग्जरी गुड्स की क्या मांग रहा हूँ? लग्जरी की मैं बोल रहा हूँ दे आर मोर इलास्टिक। बट अगर वो लग्जरी गुड नहीं है, नेसेसिटी है, तो उसकी क्या डिमांड होगी? लेस इलास्टिक, या उसको बोलेंगे इनइलास्टिक। चलिए मूविंग ओके। ऑन टू द नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादा पोर्शन उस चीज पे एक्सपेंड करते हो, तो उनकी क्या होगी बेटा? इनइलास्टिक डिमांड। ओके। अगर कम पोर्शन हम पर डिमांड कर रहे हैं, जैसे यहां पे लिखा है ग्रेटर द प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। ओके। लेसर द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। इसे करेक्ट कर लो बेटा, दिस इज इलास्टिक। ओके, दिस इज नॉट इनइलास्टिक। ये ऊपर वाला इलास्टिक रहेगा और नीचे वाला इनइलास्टिक। अब एक फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। हमारा इनकम का ज्यादा पोर्शन सॉल्ट परचेज में जाता है कि बहुत कम पोर्शन सॉल्ट परचेज में जाता है? बहुत कम सर, पोर्शन। तो बहुत कम पोर्शन, स्मॉल प्रपोर्शन है, तो क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक डिमांड। ओके। बट अगर इसके अलावा टेक फॉर द एग्जांपल ऑफ अदर कमोडिटीज, या फिर टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रेटर प्रपोर्शन, अगर कुछ चीज में आपका इनकम का जा रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी बेटा? उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक नहीं। Okay, examples can be given further. Moving on to the next is availability of substitute. अब याद करो बेटा, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री बता चुका हूं, अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर यस रहा। सर। अगर कमोडिटी विल हैव इलास्टिक डिमांड अगर उसके कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जैसे पेप्सी टी एंड कोक। कॉफी। पेप्सी एंड कोक का सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो दोनों की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। बिकॉज अगर किसी के प्राइस में चेंज हुआ, तो कंज्यूमर उसको ना बाय करते हुए उसके सब्स्टिट्यूट को बाय कर लेगा। बताया था कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ अनदर। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है,
तो क्या होगी बेटा? इनइलास्टिक। Inelastic. क्या इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या अपने पास? सोचो, No, sir. आपके घर में बिजली आ रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? किससे चलाओगे बिजली का घर सामान फिर? सर वो तो गवर्नमेंट ही देती है ना? तो गवर्नमेंट देती है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या? सही बात बोली तूने कि नहीं, गवर्नमेंट ही दे रही है, तो नहीं, गवर्नमेंट के अलावा कोई और कोई दे रहा है क्या अपने को? नहीं। No, sir. Inelastic है ना? तो दैट इज इनइलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो क्या होगा? इलास्टिक। और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक डिमांड। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट इज इनकम। अभी इफ द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर इज वेरी हाई, मतलब पर्टिकुलरली उन पर्टिकुलर टारगेट जो रिच पर्सन है उनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन अगर हायर प्राइस विल नॉट अफेक्ट, व्हाई? बिकॉज अगर अपन जितना भी प्राइस बढ़ा लें उनसे उनकी डिमांड में कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लोअर इनकम ग्रुप्स, जो कम इनकम कमा रहे हैं उनके लिए क्या? इफ द इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर इज वेरी हाई तो क्या होगी बेटा? इलास्टिक डिमांड। पर वही अगर सोचो, अगर इनकम लेवल कम है, सपोज फॉर द मिडिल क्लास एज वेल एज फॉर द पुअर क्लास, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए होगी इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अगर इनकम लेवल हायर है तो हायर इलास्टिसिटी, और अगर इनकम लेवल नीचे है, टॉकिंग अबाउट द पुअर एंड मिडिल क्लास, तो आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी इनइलास्टिक। फिर आ जाते हैं नंबर्स ऑफ यूजर्स। सी, लार्जर द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ विच कमोडिटी कैन पुट इनटू हायर इलास्टिसिटी। इसका एग्जांपल है मिल्क। मैंने बताया था कि स्लाइटेस्ट चेंज भी अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस में आ जाता है, मतलब अगर 1 रुपए का या 0.5 रुपीज का भी चेंज आ जाता है तो इसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। व्हाई? बिकॉज मिल्क हैज मल्टीपल यूजेस। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग कर्ड, इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग चीज, इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अगर उसके मल्टीपल यूजेस है, याद रखना, अगर उस चीज के मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। पर अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है तो क्या होगा बेटा फिर? टेल मी। Inelastic. मल्टीपल यूजेस नहीं तो इनइलास्टिक। गेटिंग दिस? अगर मल्टीपल यूजेस है तो इलास्टिक, और अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है तो इनइलास्टिक। नेक्स्ट Inelastic. इज टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड अफेक्ट कर सकता है कि डिमांड को? यस सर। Less the time period needed by find the substitute of commodity, demand will be inelastic. जैसे टेक फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत कम टाइम मिल रहा है सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए तो वो तो आपकी डिमांड को इनइलास्टिक ही रखेगा, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड नहीं है कि उसको आप रिप्लेस कर सको। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपको अम्ब्रेला चाहिए तो अम्ब्रेला को रिप्लेस करने के लिए यू कैन इधर हैव अ रेन कोट, पर भैया रेनकोट अभी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो सब्स्टिट्यूट है वो अभी सिर्फ अम्ब्रेला ही अवेलेबल है। तो अभी पहले ही बताया था, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा? इनइलास्टिक। अभी थिंक ऑफ दैट यू हैव लेसर टाइम पीरियड टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट। आपके पास टाइम पीरियड है ही नहीं कि आप दूसरा सब्स्टिट्यूट लेकर आओ, तो आप उसकी डिमांड क्या मानोगे? लेस इलास्टिक, और इट विल बी इनइलास्टिक। बट अगर मेरे पास ज्यादा टाइम पीरियड है, सो आई कैन अवेल द सब्स्टिट्यूट विथ मी एंड दैट डिमांड विल बी इलास्टिक। आ गया? मतलब अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बेटर मेजर करें तो अगर कम टाइम पीरियड है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। अगर ज्यादा टाइम पीरियड है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? Elastic. क्लियर? टाइम पीरियड से भी क्लियर हो गया Yes. बेटा? पर सर इससे तो हाँ बोल बेटा सौम्य। से सौम्य, व्हाट यू वांट टू से? सर ये एक दो केसेस में हो सकता है ना सर, हाँ, ये सब्स्टिट्यूट के लिए टाइम पीरियड ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं आर मिल देयर। रहा है इस तो लॉ ऑफ सर डिमांड के डिमांड ओवर एक्सेप्शंस डिमांड। आएंगे। सौम्य, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस आएंगे। चलिए मूविंग फर्दर, जैसे यहाँ पे देखो, इफ द डिमांड फॉर फॉलोइंग कमोडिटी इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, एक्सप्लेन विद रीजन। पहला, एयर कंडीशनर लग्जरी गुड है तो क्या हो गया? हाईली इलास्टिक। हायर सॉल्ट High elastic.
इसेंशियल आइटम है तो क्या हो गया? इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। मिल्क इलास्टिक है, क्यों? इलास्टिक, क्योंकि उसको मल्टीपल यूजेस में यूज कर सकते हैं। मैचेस, मैच स्टिक मान के चलो, यहाँ पे ये मैच स्टिक है, मैचेस नहीं है, मैच स्टिक मतलब आपकी मैचेस। तो यहाँ पे Yes, क्या sir. होगा? इनइलास्टिक, क्योंकि बहुत Inelastic. कम प्रपोर्शन हम उस पे खर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, सर इलास्टिक, क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस हैं। कोक, कोक का क्या होगा? सर इलास्टिक, बिकॉज उसका सब्सिडी अवेलेबल है। सिगरेट, अगर कोई स्मोकर है, वो हैबिचुअल है, तो उसकी क्या हो जाएगी? डिमांड इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, टी इलास्टिक, क्यों? क्योंकि उसका सब्सिडी अवेलेबल है मेरे पास। क्या सब्सिडी अवेलेबल है? कॉफी, कॉफी। टेक्स्ट बुक, सर इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, एसेंशियल आइटम है भैया, पढ़ना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर, इनइलास्टिक, क्योंकि बहुत inelastic. कम प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर पे Inelastic. खर्चा करते हैं। आई बात सर एक समझ डाउट में? था हाँ बेटा बोलो। सर, टेक्स्ट बुक्स इलास्टिक भी तो हो सकती है। अगर उसका सब्सिडी अवेलेबल हो तो, पर हाँ, मान तो के चल सब्सिडी उसका का सब्सिडी अवेलेबल है ही नहीं, फिर क्या करेगा? पर होता ही है ना वैसे ही तो। हाँ, होता है। मान के चल एक बुक आ गई, जैसे अगर एक पब्लिशर ने एक ही बुक पब्लिश करी, चेतन भगत का नाम सुना है? हाँ अगर Yes, sir. उसने 2 स्टेट्स बनाई है तो 2 स्टेट्स की तो एक ही बुक पब्लिश हुई ना, उसका सब्सिडी कहाँ ढूंढने जाऊंगा फिर मैं? हाँ, वो भी। आई बात समझ में? अगर उसका सब्सिडी अवेलेबल है तो फिर इलास्टिक है, मना नहीं। लेकिन उसका अगर सब्सिडी अवेलेबल है ही नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। इसीलिए अभी उसने क्या बोल दिया कि इसेंशियल आइटम है, इसलिए अपन क्या मान रहे हैं? उसको इलास्टिक मान रहे हैं। आ गया बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस यस इलास्टिसिटी। चलो आज थोड़ा Yes, मैं sir. मेथड के बारे में बता देता हूँ। आपके पास बेटा सिर्फ और सिर्फ अब एक मेथड है, खुशी मनाओ। ये एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड अब तुम्हारे कोर्स में से डिलीट हो चुका है, हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड. तो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बिल्कुल करा के जाऊंगा एंड देन वी विल एंड अप दिस सेशन। सो हाउ टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड। पहली बात समझो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो 100 से, डिवाइडेड। सपोज परसेंटेज निकालना सिखा था ना, अगर मैं बोलूं कि मेरे को आए हैं 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो मैं अगर उसका परसेंटेज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? कि भैया 30 डिवाइड बाय 50 इंटू क्या 100. करते हैं? 100. तो किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? 100 से सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे भी बेटा देखो, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना पड़ेगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकालना पड़ेगा, और फिर उनका रेशियो करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मतलब पहले Yes, sir. मुझे ये देखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, फिर मैं इनको डिवाइड करूंगा और इनके डिवीजन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो होगी मेरी इलास्टिसिटी। क्लियर? सो यहाँ पे देखो लैंग्वेज भी यही दिया हुआ है, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। मतलब पहले क्वांटिटी के चेंज को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? परसेंटेज क्वांटिटी। में। वहीं प्राइस के चेंज को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? परसेंटेज. परसेंटेज में। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आपके सामने है। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100, डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ठीक है, अब अंडरस्टैंड दी फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा आपका ये है, अभी आप इसको छोड़ दो, पहले ये वाला फॉर्मूला रखो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस विद अ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन लगा रहा हूं भैया मैं? फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन क्यों रहेगा? सर क्योंकि आंसर अगर नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. वेरी गुड। सो वो नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों करते हैं? क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस में कौन सा रिलेशन है? क्वांटिटी और प्राइस में negative. कौन सा रिलेशन है? सर नेगेटिव. नेगेटिव। सो अगर क्वांटिटी और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है
तो जब इनका फाइनल आंसर निकालूंगा तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव किस क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव Positive. को पॉजिटिव कर लेगा। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। अब बेटा आ जाओ इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला ये है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। मैंने पहले ही बोला था कि अगर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर वापस परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसी से हम अभी सेकेंड फॉर्मूला की तरफ पे जाएंगे। अभी सेकेंड फॉर्मूला आया नहीं है। अब देखो क्या मैं 100 को कैंसिल कर सकता हूं? Yes sir. अब मेरे पास जो लास्ट में बचेगा ना बेटा, इसको पूरा सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास लास्ट में बचता है P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। अब आगे याद रखना नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज का जो 100 था ना वो अपन ने कैंसिल कर लिया और अपने पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज P बाय Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q बाय डेल्टा P। अब इसको अच्छे से रिमेंबर करने का तरीका, P बाय Q तो याद हो गया होगा, अगर Q नीचे है तो डेल्टा Q उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर P ऊपर है तो डेल्टा P उसके नीचे आएगा। क्लियर? Yes sir. फॉर्मूला Yes, क्लियर sir. हुआ? ये हो गया तुम्हारा सेकेंड Yes. फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ है तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, अपने को डायरेक्टली वैल्यूज दी हुई हैं, तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो तुम्हारी दबत्ती खुलेगी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला याद हो गया बेटा, सेकेंड फॉर्मूला P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। Yes ये sir. देखो P बाय Q मैंने इधर आगे लिख लिया, अब वहां पे लिख लेना, P बाय Q इधर आ जाएगा, डेल्टा Q डेल्टा P बाद में। ओके, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, न्यूमेरिकली प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। अब नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं थे पर अपन फॉर्मूले में लगाएंगे। ओके, चलो एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो अपने आप समझ में आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइस 100 से 80 हुआ और क्वांटिटी 20 से 24 हुई। ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा, 100, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 20। 20. न्यू प्राइस कितना है, 80. न्यू क्वांटिटी कितनी। 24. अब मेरी बात समझो, अब मुझे निकालना है ईपी। क्या यहाँ पे परसेंटेज कुछ दिया है क्या? नो सर। नहीं सर. अगर परसेंटेज में कुछ बात नहीं हुई है तो मैं वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ सेकेंड वाला, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। भले आप डेल्टा Q डेल्टा P पहले भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कैसे देखना है बेटा समझो। चलो अब समझो इस फॉर्मूला को कैसे समझेंगे बेटा। ओरिजिनल प्राइस कितना था अपना, 100। नाउ पुट अप इन दी फॉर्मूला, 100 पुट अप कर दिया मैंने फॉर्मूला में। ओरिजिनल क्वांटिटी देखो, तो ओरिजिनल क्वांटिटी इसके सामने थी 20, तो ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 20 प्लेस कर ली, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q। तो Q में क्या चेंज है Sir, 24. अरे Q में 24. चेंज Oh, the 4. पॉजिटिव की नेगेटिव, Sir, positive. पॉजिटिव 4 का चेंज। डेल्टा P में क्या हुआ, प्राइस में देखो कितना चेंज हुआ है, Sir, 80. -20. नेगेटिव 20, और यहाँ पे पॉजिटिव 4, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 20 नीचे, और माइनस साइन मैंने पहले ही बोला था फॉर्मूले में रहता है। तो देखो बेटा ये माइनस साइन इसके माइनस को क्या कर देगा, Sir, cut. ठीक है। अब मेरे पास ऊपर है 400, तो नीचे भी देखो 400 ही आ रहा है। Yes sir. आ रहा है 20 into 20 कितना होगा, 400. 400। तो इसका आंसर क्या आया, 1। कौन सी इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी, याद आया, Yes sir. Yes sir. Yes sir. यूनिट इलास्टिसिटी। चलो Well, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ये यूनिट इलास्टिसिटी का हो गया। अब सीरीज सॉल्यूशन, भले उसने डेल्टा क्यू पहले लिया, आप बाद में ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब आपका आंसर जो फाइनल आएगा वो 1 आया। अब एक और सॉल्यूशन देखते हैं। प्राइस क्या हो रहा है, अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, increase. 100 से किस पे आया, 120. 120। पॉजिटिव की नेगेटिव, Positive. 20 positive. पॉजिटिव 20।
क्वांटिटी Positive. क्वांटिटी में क्या चेंज है बेटा? माइनस हो रहा है। Negative. -5 क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। तो अप्लाई द फॉर्मूला P by Q into डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P माइनस साइन के साथ। अब लगाओ, ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? सर 100। 100। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी? सर 20। 20। डेल्टा Q कितना? सर डेल्टा क्यू 5 -5। पॉजिटिव की माइनस? तो -5। -5 ओके, -5। फिर डेल्टा P कितना? डेल्टा P सर कितना? 20 +20 20। प्लस अब ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव। जो पड़ा है उसके साथ, फॉर्मूले के साथ, इससे सर कट हो नेगेटिव साइन जाएगा, क्या हो जाएगा? कैंसल। कट हो अब देखो ऊपर क्या चल रहा है? 500, नीचे क्या चल रहा है? 400। थोड़ा 400। सॉल्यूशन काटापीटी करनी पड़ेगी। तो ये जीरो से ये यस जीरो सर। कैंसिल, ये जीरो ये से 0 से ये ये जीरो 0। कैंसिल। तो मेरे पास बचा 5 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर यस आया सर 1.25। 25। यस सर, यस सर। क्लियर हो गया? स्टीपर हुआ अब ना इसके आगे क्वेश्चंस अपन करेंगे इन दी सर? ये अपकमिंग। स्टीपर हुआ ना? हाँ ये सर स्टीपर हुआ ना? स्टीपर। हाँ, ये स्टीपर मोर देन वन हुआ ना, मोर यस देन सर, वन, द शेप इज स्टीपर। स्टीपर। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.